ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन प्रबंधन को, लाइफ मैनेजमेंट को इतना व्यवस्थित रखें कि जीवन में किसी भी प्रकार का रोग होने का प्रश्न ही ना हो। और रोग के साथ साथ जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, असफलताएं हैं, कुंठाएं हैं, जितने भी जीवन की बाधाएं हैं, वो आपकी सब दूर होंगी मात्र 2 चीज़ों के ठीक करने से। एक, हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखें और दूसरा, अपना लाइफ मैनेजमेंट हम ठीक रखें। तो शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। दिनचर्या के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। इसी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत व्यायाम भी आता है और ब्रह्मचर्य का तो बहुत बड़ा अर्थ है। ब्रह्म अर्थात भगवान के साथ एकात्मता, भगवान के साथ तन्मयता, भगवत शरणागति, बहुत ऊंचा शब्द का अर्थ है। खैर, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, यदि 4 शब्दों में बोले तो ये हमारी दिनचर्या के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 6 घंटा सोना जरूरी है। बड़ी उम्र में 5 घंटे सोने से भी कार्य चल जाता है। छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका तो ज़्यादातर समय सोने में ही जाता है, उससे उनकी ग्रोथ पूरी होती है। वैसे नॉर्मली 7 से 8 घंटे बच्चों को सुलाते हैं। हमारे पास भी 2-3 साल से लेकर के और 5-7 साल के बच्चे गुरुकुल में आते हैं और उनकी दिनचर्या को भी हम इसी तरह से रखते हैं। खैर, तो यदि आप रात्रि को 10 बजे सोते हैं तो सुबह आप 4 बजे उठ सकते हैं। किसी किसी को बहुत थकान होती है तो आप 6 घंटे के बजाय 7 घंटा कर लीजिए। तो सुबह आप 4 से 5 बजे उठ जाएं, रात को 9 से 10 बजे सो जाएं। देखिए, सोने का सबसे उपयुक्त समय होता है 10 से 4। ज़्यादा सोना है तो 9 से 4। वैसे जो योगी पुरुष होते हैं या अधिक आयु होने पर भी निद्रा कम आती है तो 4 से 5 घंटे सोने में भी उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन वो फिर 10 से लेकर के 2-3 तक का समय होता है। सोने का भी समय आदर्श जो है वो 10 से 4 का है। माने आप यदि 10 बजे से पहले सोते हैं, अर्थात 9 बजे से पहले सोते हैं, तो ये अच्छा काल नहीं माना जाता। संध्या समय सोना, संध्या समय किसी भी प्रकार के यौन संबंध स्थापित करना, ये शास्त्र में निषिद्ध है। तो निद्रा का भी एक सात्विक समय होता है, आहार का भी एक सात्विक समय होता है, ब्रह्मचर्य की भी एक मर्यादा होती है। तो इन मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैं एक एक करके बातों को विस्तार पूर्वक भी कहूँगा। 6 घंटा सोना, फिर उठना, उठ कर के फिर आगे की दिनचर्या कैसे शुरू करें उसको थोड़ा विस्तार से कहता हूँ। उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। छोटे छोटे कुछ स्लोगन हैं, छोटे छोटे कुछ जीवन के संदेश, उपदेश, निर्देश या सुभाषित हैं, जीवन के कुछ बड़े ये विचार हैं, मंत्र हैं। सुबह उठते ही माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। उठते ही सुबह धरती माता को प्रणाम करना है, ऐसे झुक करके, मत्था टिका करके। माने आप सुबह उठे और उठ करके
इस तरह से आप धरती माता को प्रणाम करें। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे अर्थ बड़ा गहरा है कि मैं धरती माता की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं, और मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेगा, लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी, तब तक मैं देश की, भारत माता की सेवा करूंगा, देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं करूंगा। एक बहुत बड़ा संकल्प है। मैं सुबह ऐसे ही करता हूं प्रतिदिन। मैं सन्यासी हूं तो भी भावनात्मक रूप से माता पिता को प्रणाम करता हूं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अपनी गुरु परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूं। और सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हुआ कि सारी सृष्टि मेरे लिए कार्य कर रही है, मुझे भी पूरी सृष्टि के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए जीना चाहिए। खैर, ये प्रभात का संकल्प हो गया। भोर में उठते ही ये भाव रहना चाहिए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूं। अपने स्वरूप में रहना, अपनी निजता में रहना। खैर, इस समय तक पानी पीने से ये सैकड़ों हजारों लोगों पर हमारा किया हुआ प्रयोग है कि जो खड़े होकर के फिर पानी पीते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल करके पानी पीते हैं, उससे उनको वायु का रोग, खास करके जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे बैठ करके पानी पीना चाहिए, अथवा ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये उकड़ू बैठे थे अभी, इसको वज्रासन कहते हैं, ऐसे बैठना चाहिए। दिन में भी आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से स्वाभाविक रूप से कमर सीधी रहती है। वज्रासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में ऐसे बैठने का अभ्यास होना चाहिए, झुक करके नहीं बैठना चाहिए। बैठने की हमारी आदतें ठीक नहीं होती हैं। अब ये छोटी छोटी बातें होंगी, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे में मुझे बहुत कुछ बताना है आज आपको। झुक करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत तरीका है। ऐसे किसी भी आसन में बैठे हो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ही बैठना चाहिए। बैठने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते, लेटने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते। हाँ, मैं आज आपको ये लेटने का तरीका भी बताने वाला हूँ। लेटने का, सोने का, बैठने का। जीवन क्या है? कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे देखना, कैसे सुनना, कैसे सोचना, माने छोटी छोटी बातें, इसी में पूरी जिंदगी आ जाती है। खैर, तो उठ करके पानी पीना। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में घड़े का पानी अच्छा रहता है। किसी को यदि मोटापा बहुत है, जोड़ों में दर्द है, अस्थमा है, तो उनको तो गर्म पानी पीना चाहिए। उनको तो घड़े का भी ठंडा पानी, उससे भी जोड़ों में दर्द अथवा कफ, एलर्जी, ये सब अस्थमा बढ़ जाता है। सामान्यतः घड़े का पानी पी सकते हैं। काफ़ी लोगों को तांबे का लोटे का पानी अनुकूल पड़ता है, काफ़ी लोगों को चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी अनुकूल पड़ता है, और कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि घड़े में अथवा तांबे के लोटे के अंदर सोना और चांदी का सिक्का डाल करके रखते हैं और फिर वो पानी पीते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तांबे के लोटे में अथवा जिस घड़े में आप पानी रखते हैं उसमें सोना और चांदी का, तांबे का सिक्का डाल करके रख सकते हैं, वो पानी आप पी सकते हैं। 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए दिन भर में? 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। जिनकी किडनी खराब है उनको तो फिर पानी की लिमिटेशन आ जाती है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवरलोड हो जाती है किडनी। कम पानी पीने से फिर पेट को, किडनी को और पूरे शरीर की उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। तो 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना चाहिए, ये मात्रा है। हर एक चीज़ की एक मर्यादा है। ये बहुत बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ। पानी की भी एक मर्यादा है, खाने की भी एक मर्यादा है, एक मात्रा है, एक लिमिटेशन है। खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, काम करने की, व्यायाम की, हर चीज़ की, श्रम की, विश्राम की, प्रार्थना की, पुरुषार्थ की एक मात्रा है, एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, एक अनुशासन है। खैर, तो भोर में उठ करके पानी पीना चाहिए, और ये 2 से 4 गिलास पानी हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी शरीर में रोग होते हैं,
उसे वाटर रिटेंशन, जलोदर जिसको बोला जाता है, पानी बहुत अधिक शरीर में जाता है तो फिर धीरे धीरे उससे भी ऑर्गन फेलियर भी होता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से फिर आंतें, लीवर, किडनी, इनके ऊपर प्रेशर आता है, वो ठीक नहीं होता है। अब इस पानी में आप आंवला एलोवेरा डाल करके पी सकते हैं। जिनको कब्ज रहता है, लंबे समय तक कब्ज है, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या करें? तो खाना चबा चबा करके खाएं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा 8 से 10 मिनट खाने में लगाते हैं, बहुत करते हैं। खाते समय कोशिश ये करें कि आप मौन रहें, बोलना भी पड़े तो बहुत कम बोलें। खाने को, अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके और स्वाद ले करके उसको उत्साहपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक और एंजॉय करके खाने को एंजॉय कीजिए और धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। उससे एक तो आपको स्वाद पूरा मिलेगा, सुख पूरा मिलेगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, डाइजेस्ट पूरा होगा, उसके न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो खाने के द्वारा आपको पूरा पोषण मिलना चाहिए, वो पोषण आपको पूरा मिलेगा। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है वे खाना चबा चबा करके खाएं। खाने में सलाद और फल पहले खाएं, जितना हो सके उतना अधिक कच्चा खाएं, अंकुरित खाएं, सलाद खाएं और एक बार ज़्यादा ना खाएं। वैसे तो 3 बार का खाना पर्याप्त रहता है, आजकल 4 बार खाने की भी परंपरा चली है। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, फिर शाम को 4-5 बजे कुछ फल ले लेते हैं और फिर शाम को 8 बजे। वैसे आदर्श खाने के लिए मैं आपको 3 समय कहूँगा। कुछ 4 बार ही खाते हैं तो ऐसे 4-4 घंटे के अंदर से थोड़ा थोड़ा खाएं। मैंने थोड़ा नाश्ता किया, दोपहर को थोड़ा खाना खाया, फिर शाम को 4-5 बजे थोड़े फल लिए, फिर शाम को खाना खाया। ऐसे 2 बार सुबह 8 बजे और शाम को 4-5 बजे, ये एक तरह से स्नैक्स बोलो या इसको ब्रेकफास्ट बोलो या स्टार्टअप बोलो, ऐसा कुछ ले सकते हैं। और बीच में 2 बार खाना 12 बजे और 8 बजे। वैसे 3 बार यदि आप लेते हैं तो सबसे अच्छा है। सुबह लगभग 8 बजे थोड़ा हल्का नाश्ता, दोपहर को 12 से 1 के बीच खाना और शाम को 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। तो 3 बार से खाने से हो जाता है। बहुत ज़्यादा जिनको भूख लगती है तो रात को सोते समय दूध ले सकते हैं। खैर, लंबे समय तक कब्ज रहता है तो ये फिर धीरे धीरे करके आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए खाने में और भी कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे लौकी का जूस है, अमरूद है, सेव है, अंजीर है, मुनक्का है। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। खैर, आंवला एलोवेरा का जूस आप सुबह पानी में डाल करके ले सकते हैं। फिर टॉयलेट हो जाता है। जब आप आंवला एलोवेरा तेज़ गर्म पानी में पीते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट में, किसी किसी का 5 ही मिनट में और किसी का तो 2 ही मिनट में, सबके जो है पेट की टेंडेंसी, कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ 2 से 5 मिनट में, अधिकतम 10 से 15 मिनट थोड़ा टहल लेते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है। नहीं तो बहुतों को तो 1 घंटा पेट साफ होने में लग जाता है। चाय पीते हैं, फिर थोड़ा चक्कर लगाते हैं, फिर दोबारा चाय पीते हैं, तो उसी में समय व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आंवला एलोवेरा सुबह सुबह ले सकते हैं। जिनको लहसुन लेना होता है लहसुन भी सुबह सुबह ले सकते हैं। किसी का खून बहुत गाढ़ा होता है तो प्याज का रस भी ले सकते हैं। टॉयलेट आदि जाने के बाद में फिर किसी किसी को मांसपेशियां, हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ये 1 चम्मच ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, ये ज़बरदस्त होता है। और टॉयलेट आदि जाने के बाद एक्सरसाइज करने के पहले या बाद में आप लौकी का जूस पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ वाले, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकते हैं। लौकी के जूस में पुदीना, हरा पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा सेंधा या काला नमक थोड़ा सा डाल लेते और उसमें थोड़ा नींबू मिला लेते तो बहुत ही अच्छा है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें और जिनको एसिडिटी होती है नींबू से, वो नींबू ना डालें। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनका फैटी लीवर है, ओबेसिटी है या ऐसे ही एक हेल्दी आदमी है, तो वो ये थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा नींबू डाल करके पी लेते हैं तो लौकी का जूस बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबको ले लेना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए
ये आपने जो पानी पिया, इसके बाद टॉयलेट जाने के बाद आप तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास में पहले आसन कर सकते हैं, पहले व्यायाम कर सकते हैं और पहले प्राणायाम ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुछ लोग ऐसा हवाला देते हैं, ऐसा रेफरेंस देते हैं कि यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये ऐसा कोई क्रम नहीं है। ये यम नियमों का तो हमेशा पालन किया जाता है। आसन में बैठ करके प्राणायाम किया जाता है, इसलिए वो ऐसा बैठने वाला आसन है कि आप वज्रासन में बैठे हैं, कि आप ऐसे सिद्धासन में बैठे हैं, कि आप पद्मासन में बैठे हैं, उसमें बैठ करके फिर प्राणायाम किया जाता है। उसका मतलब कोई ये अलग अलग रोगों के अनुसार जो आसन करवाते हैं, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए आसन है, या मोटापा के लिए आसन है, या थायराइड के लिए आसन है, आरोग्य के लिए जो आसन करवाते हैं, इससे तात्पर्य नहीं है। तो आसन और व्यायाम प्राणायाम के पहले भी किए जा सकते हैं, या प्राणायाम और ध्यान के बाद भी आसन व्यायाम किए जा सकते हैं। ये सीक्वेंस की क्रम की मैंने बात की। वापस दिनचर्या पर आ रहा हूँ। तो आप पानी आदि पी करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर आप योगाभ्यास करें। ब्रश आप योगाभ्यास के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। दंत धावन उसको बोलते हैं, कुल्ला करना बोलते हैं। मुंह में थोड़ा पानी लेकर के और ठंडे पानी से थोड़ी देर आंखों पर छींटे मारनी चाहिए। आंखों के आरोग्य के लिए अच्छा रहता है। आंखों के अंदर गर्मी भी नहीं रहती। बहुत से लोगों को आंखों में आंसू कम बनते। आजकल 3-4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्राई आइज और आईसाइट की वीकनेस, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए थोड़ा मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से 1 मिनट तक छींटे मार लीजिए और आंखों को ऐसे थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। आंखों के लिए ये एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है। वैसे सप्ताह में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार जलनेति करनी चाहिए। जलनेति करने से नाक का, आँख का कोई रोग नहीं होता। कुछ छोटी छोटी बातें होती है, वो दिनचर्या के अंतर्गत आपको और भी बताएंगे। कि कान के अंदर तेल डालते हैं। तेल कितना? 1 बूंद बस। आँख के अंदर कुछ औषध डालते हैं, जैसे आँखों का अंजन करने के लिए पहले भी बहुत तरह के तौर तरीके अपनाते थे और घर में ही माताएं बहनें ऐसे काजल बनाती थी। हमने हर्बल काजल भी बना रखी है। वो काजल आप छोटे बच्चों से लेकर के बड़े सभी डाल सकते हैं। उससे आंखों की एलर्जी से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बड़ी उम्र वाले तो दृष्टि आई ड्रॉप डाल सकते हैं, सभी काजल डाल सकते हैं, गुलाब जल सभी डाल सकते हैं आंखों के अंदर। जैसे सिर में तेल लगाना, अब ये छोटी छोटी बातें, ये दिनचर्या का हिस्सा है। सिर में तेल लगाना और चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना। सोते समय पैरों के तलवों में नारियल का तेल या बादाम रोगन लगाना। नाक में बादाम रोगन, नारियल का तेल अथवा गाय का घी डालना, ये सामान्य बात है। सप्ताह में कम से कम 1 बार शरीर पे मसाज करना, अभ्यंग इसको कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में 1 बार कुंजर क्रिया कर लेना, जिससे कि कफ पित्त आदि दोष दूर हो जाते हैं। सप्ताह में कम से कम 1 बार जो है ये जल नीति या सूत्र नीति कर लेना। छोटी छोटी बातें। जिनकी कफ प्रकृति होती है वे सरसों का तेल डाल सकते हैं। हमारे गुरुजी तो पिछले लगभग, मैंने पूछा नहीं समय तो, लेकिन शायद 30-40 सालों से नाक से ऐसे सरसों का तेल वो पी लेते। जो है कुछ लोग नाक से पानी पीते, जैसा जो है दांतों को एक ही जैसे पेस्ट से साफ करना, ये दांतों के लिए अच्छा नहीं है। उससे दांतों को भी पूरा पोषण नहीं मिलता है। यदि दातुन करते हैं, कभी नीम की दातुन, कभी बबूल की दातुन, कभी एक चिरचिटा होता है अपा मार्ग उसको बोलते हैं, कभी उसकी दातुन, कभी पीपल की दातुन, कभी मोलसरी की दातुन। और पहाड़ के लोगों को तो जो है ये तुमरू मिल जाता है।
तुमरू का डंडा जो पहले साधु लोग रखा करते तो उसके अंदर कुछ ऊपर उठे उठे से भाग दिखा करते हैं, वो तुमरू का डंडा होता है। तुमरू की दातुन या अकरकरा की दातुन, अकरकरा का मूल भी और अकरकरा का फूल भी, तुमरू का बीज भी और तुमरू की जो दातुन भी, यदि ये किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ये नहीं मिलती है तो इसका हमने एक बहुत अच्छा विकल्प बनाया, दिव्य दंत मंजन, और एक हमने दंत कांति मंजन बनाया एडवांस। अद्भुत है। यदि आप आरोग्य की दृष्टि से देखेंगे, देखिए आपकी आदत नहीं है, एक बात अलग है, आरोग्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो यदि आप 100 साल तक अपने दांतों को अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन आप मंजन कीजिए। ये अलग बात है कि पुराने वक्त में सभी लोग दातुन किया करते थे, मंजन किया करते थे 100%। अब ये जब से पेस्ट आया है तो कंफर्ट के चक्कर में या गलत अभ्यास में इसको बोलूँगा, सुन सुन करके, देख देख करके, देखा देखी, सुना सुनी, और फिर जैसा करने लगते हैं वैसे हमारे स्वभाव बन जाते हैं। अब दांतों के लिए सबसे अच्छा है दंत मंजन। दिव्य दंत मंजन सब लोग प्रयोग कर सकते हैं जिनके दांत बहुत ही खराब है, मसोड़े बहुत खराब है, दांत पीले रहते हैं, मसोड़े लटक गए हैं, ब्रश भी करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ब्रश वैसे मंजन तो अंगुली से ही करना चाहिए। कुछ लोग पहले उंगली से करते हैं, कुछ बीच वाली से करते हैं, जिसको जैसे अनुकूलता हो वैसे कर ले। वैसे बीच वाली से मंजन करना अच्छा मानते हैं। एक तो बीच वाली उंगली पीछे तक आराम से चली जाती है और इसको मंजन के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च तो मैंने नहीं किया है, लेकिन इसको परंपरा में इसको अच्छा माना गया है। अब इसके पीछे कारण होंगे जरूर। खैर, तो आप के दांत और मसोड़े बहुत कमज़ोर हैं, खून आता है, पायरिया है, या जेनेटिकली आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं, तो आप ज़रूर 3 से 4 दिन, और यदि बहुत ही ज़्यादा आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं तो आप 7 के 7 दिन आप मंजन ही कीजिए। महीने में 2-3 बार आप कभी पेस्ट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं मंजन को दूंगा। फिर किसी को दातुन ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब पेस्ट करने का भी तरीका होता है। पेस्ट ऐसे ऐसे नहीं करें, पेस्ट ऐसे ऐसे किया जाता है। इसमें भी ब्रश सस्ते वाली प्रयोग ना करें। तो हम पतंजलि से आपको सेंसिटिव या सेंसिटिव प्लस देते हैं, उसका प्रयोग कीजिए आप। सेंसिटिव प्लस अद्भुत है, मैं खुद उसी का प्रयोग करता हूँ। वैसे पतंजलि में आपको 10 रुपये से लेकर के और 35 रुपये तक अधिकतम ये ब्रश मिलता है, जो कि विदेशी कंपनियां इन्हीं को ही 100, 150, 200 रुपये तक बेचती हैं, जो सेंसिटिव प्लस हम आपको देते हैं। तो ब्रश ऐसे ऐसे करना चाहिए, आराम आराम से। और कोशिश ये हो आपकी कि मंजन तो आपको ऐसे अंगुली से ही करना चाहिए और करीब 5 मिनट तक मसाज करनी चाहिए मसोड़ों की, और 5 मिनट तक कुल्ला नहीं करना चाहिए। फिर जब मंजन करते हैं आप तो उस समय ऐसे रखना चाहिए। और पेस्ट भी करते हैं तो कम से कम दंतकांति पेस्ट ऐसा है, दंतकांति या दंतकांति एडवांस या फ्रेश एक्टिव या रेड पेस्ट या एलोवेरा मेडिकेटेड, बच्चों को जूनियर, उसको भी आप थोड़ा मुंह में रखें। कुछ लोग वैसे इसे लिया और आधा मिनट में कुल्ला बाहर कर देते, तो उससे कोई तो असर ही नहीं होता है। ऐसा ब्रश करके धीरे धीरे ब्रश करना चाहिए, और करीब जो है 3 से 5 मिनट उसमें लगाने चाहिए, और वो मुंह के अंदर रहे, फिर उसको बाहर निकालें, तो उसका पूरा असर आता है। ये मैंने पेस्ट के लिए बात बताई। पेस्ट में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, किस चीज़ से आप पेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा सबसे पहला मंजन, उसके बाद दंतकांति, और फिर ये केमिकल वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो आपके दांत वसोड़े और बेकार हो जाते हैं, दांत साफ, मतलब दांत ही साफ हो जाते हैं। खैर, इसमें एक बात है कि आपका जो मीडियम है, माध्यम है, साधन है दांत साफ करने का, वो क्या है, ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो ब्रश करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसको, जैसे मैंने कहा, मंजन करने के करीब 5 मिनट बाद कुल्ला करना चाहिए। नाश्ता करें, खाना खाएं, दांतों में कोई कचरा नहीं रहना चाहिए। कुछ भी खाएं, उसके बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें दांतों के लिए हुई।
मानी दिनचर्या में फिर जैसे आप जो है बाल साफ करते हैं, इसमें शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू में भी बहुत थोड़ी मात्रा में शैम्पू लगाना चाहिए। पेस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। पेस्ट है, मंजन है, शैम्पू है, साबुन है, ये जितने कम प्रयोग करें उतना आपके लिए अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा है। आप हैंड वॉश प्रयोग करते हैं, साबुन प्रयोग करते हैं, या कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट केक या वॉशिंग पाउडर प्रयोग करते हैं, फर्श धोने के लिए आप फ्लोर क्लीनर प्रयोग करते हैं, टॉयलेट में टॉयलेटरीज के अलग अलग, जैसे अभी पहले तो एक विदेशी मिलता था हार्पिक, उसका विकल्प नहीं था, हमने वो उसका भी ग्रीन फ्लैश विकल्प उपलब्ध करा दिया है। चीज़ों को जितना आप केमिकल्स को कम से कम प्रयोग करेंगे वो आपके लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए अच्छा है। कुछ लोग अंधाधुंध प्रयोग करते हैं इन चीज़ों का, इनसे बचें। खैर आगे बढ़ता हूँ। और पेस्ट के बाद शैम्पू के लिए मैंने आपको बोला केश कांति शैम्पू, बार बार मैंने कहा है केश कांति तेल, कंडीशनर। और अब मैं आपको एक विकल्प बताता हूँ, जैसे मैंने दांतों के लिए आपको बताया, बालों को साफ करने का स्वस्थ विकल्प क्या है? सबसे अच्छा विकल्प है खट्टी छाछ या दही। दही या छाछ से आप बाल साफ करें। वैसे जिनको बहुत पुराना डैंड्रफ रहता है, मेरा हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग करवाया। सुहागा की खील, नारियल का तेल, छाछ, इनको मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा जिनके सिर में खुजली होती है, पपड़ी सी जम जाती है, यहाँ तक कि खून आने लगता है, उसको फिर हम नीम के पत्तों का पेस्ट भी लगा देते हैं। एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, नारियल का तेल, दही और ये सुहागा टंकण, सुहागे की खील, ये लगा करके ऐसे 5 मिनट छोड़ दीजिए। ऐसे लगाया और थोड़ी मसाज की धीरे 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 धीरे, और 5 मिनट छोड़ दिया, बाद में शैम्पू कर लिया। ऐसे 3 बार करने से आपका डैंड्रफ चला जाता है। बाद में तो आप मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा, बस तेल लगाते रहिए। तेल न लगाने से बालों में डैंड्रफ होता है, तेल न लगाने से बाल जल्दी झड़ते हैं। जैसे अब ये मेरे चारों तरफ आप घास देख रहे हैं, अब इस घास को यदि पानी नहीं मिलेगा तो घास सूख जाएगी। बालों की जड़ों को भी पोषण मिलता है तेल से, और खास करके इसमें दिव्य केश तेल, केशकांति तेल, नारियल तेल, जो जिसको अनुकूलता पड़े। किसी किसी को तो मैंने देखा जो हम तेजस तैलम देते हैं उससे मसाज भी करते हैं, सिर में भी लगाते हैं, उनको बहुत अनुकूल पड़ता है। खैर, किसी किसी के बाल बहुत झड़ते हैं तो शैम्पू करने से पहले भी थोड़ा तेल लगा लिया करें, उससे बालों की कंडीशनिंग भी हो जाती है। सामान्यतः जिनको डैंड्रफ नहीं है वो भी दही से बाल धोएं तो सबसे अच्छा होता है। दही से बाल धोने पर थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर स्मेल रहता है, तो आपको फिर बालों को शैम्पू तो मैंने कहा कि आपने जो है उसी से किया, दही से ही। बाद में शैम्पू थोड़ा सा ले लिया, 1 ग्राम भी नहीं, आधा ग्राम, थोड़ा सा ऐसे लेकर के और बालों में ऐसा लगा लिया, बस जड़ों में लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे उसको वॉश कर लिया, बहुत हो गया। मुल्तानी मिट्टी और छाछ, उससे हमारी माँ ने लगभग 50 साल तक, तो मैंने पूछा था, उसके बाद तो कभी पूछा नहीं, बाल धोए मुल्तानी मिट्टी और साबुन से। ऐसे रीठा या सेकाकाई, रीठा और सेकाकाई को पानी में भिगो देते हैं और फिर उससे बाल धो लेते हैं। सबके बालों की प्रकृति एक जैसी नहीं है, तो किसी को रीठा अनुकूल पड़ता है, किसी को आंवला अनुकूल पड़ता है, किसी को सेकाकाई अनुकूल पड़ता है। सेकाकाई को ऐसे पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगो दिया सेकाकाई, और जो है उससे फिर बाल वॉश कर लेते हैं। जिनके छोटे बाल होते हैं वो ऐसे ही सेकाकाई ऐसे एक बार की कम से कम 5 दिन चल जाएगी। थोड़ा पानी डाला,
फिर वो पानी अगले दिन निकालिए, फिर दूसरे दिन पानी डाल दिया, ऐसे तीसरे चौथे पांचवें दिन उसके अंदर पानी डाल करके उसी से धोते रहे। अथवा जिनको 3-4 दिन में एक बार शैम्पू करना होता है, तो बालों को साफ करना होता है, तो आप इसको पानी के अंदर भिगो दें और फिर उसका पानी ऐसे ही उसको पाउडर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाउडर फिर वो बालों में से निकालने में दिक्कत होती है। तो शिकाकाई की जो फली है उसी को ले लिया और उसी को पानी में भिगो दिया और उसी से फिर आपने बालों को साफ कर लिया। ये प्राकृतिक तरीके हैं बालों को साफ करने के। खैर, फिर शैम्पू में सबसे सेफ शैम्पू वो जो है केशकांति नेचुरल, केशकांति एलोवेरा, केशकांति मिल्क प्रोटीन, केशकांति एंटी डेंड्रफ, केशकांति शिकाकाई, रीठा, जैसे जिसकी अनुकूलता हो वैसा प्रयोग कर लेना। शैम्पू करने से पहले मैंने कहा थोड़ा तेल जरूर लगाना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसा ही मिनरल ऑयल लगाते रहते तेल के नाम पर, ये ठीक नहीं है। आपको सामान्य रूप से बालों को तेल लगाने नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। स्नान करने के बाद बाल टॉयल से पूछने के बाद खाली एलोवेरा जेल लगा लीजिए। इसी से बालों का डैंड्रफ और झड़ना बंद हो जाता है एलोवेरा जेल से। अब बताइए, एलोवेरा जेल बालों के झड़ने के लिए, डैंड्रफ के लिए, स्किन की सभी प्रॉब्लम्स, रिंकल्स और मॉइस्चराइजिंग के लिए, जितने भी पिंपल्स होते हैं और तमाम तरह की समस्या होती हैं, रैसेस हो जाते हैं, एक ही दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है ये, लेकिन लोगों को पता नहीं होने के कारण से बहुत तरह से लोग दुख उठाते रहते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था शैम्पू करने का भी आपको तरीका बता दिया, दांत साफ करने का भी तरीका बता दिया। आप साबुन लगाते हैं, रोज़ साबुन लगाने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा जो है, जहाँ पर पसीना आता है, मान लीजिए बगल में बहुत ज़्यादा पसीना आता है या शरीर में जहाँ ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपने साबुन लगा लिया। पूरे शरीर पर सप्ताह में एक बार साबुन लगाइए। स्नान करके तौलिए से शरीर को पूछिए, ये है ज़्यादा अच्छा तरीका। और फिर वो साबुन भी आपका नेचुरल हो तो बेस्ट है। जैसे मुल्तानी मिट्टी का आपने साबुन बना रखा है, मोगरा का साबुन बना रखा है। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको कभी भी, ये 2 तरह के साबुन होते हैं, एक जिसमें बहुत ज़्यादा तेल का अंश होता है, जैसे 80% तो इसमें नारियल का तेल होता है, जो लगभग आपको हम देते हैं ये मोगरा, मिंट तुलसी, एक्वा फ्रेश, ये जो ट्रांसपेरेंट। उसके बाद दूसरा जो है सेमी ट्रांसपेरेंट है। फिर ये जो मुल्तानी मिट्टी आती है, फिर एलोवेरा, नीम, पंचगव्य, हल्दी, चंदन। जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उनको तो ये मोगरा, जिनकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, जिनको रेसेस होते हैं, खाज खुजली बहुत होती है, उनको तो मोगरा, मिंट तुलसी और जो है केशर चंदन, जो ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट है साबुन, इनका प्रयोग करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, मुल्तानी मिट्टी वाला जो साबुन। और फेस वॉशेज में, फेस वॉश भी आपको जो अलग अलग हमने बनाए आपके लिए, सौंदर्य से लेकर के नीम तुलसी से लेकर के अलग अलग प्रकार के फेस वॉशेज, उन्हीं का प्रयोग कीजिए और थोड़ी मात्रा में प्रयोग कीजिए, ज़्यादा नहीं। स्नान के लिए मैंने कहा कि ऐसे कुछ भी साबुन उठाया और लगा लिया, ये ठीक नहीं है। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। तो ऐसे आप अपने साबुन का भी ख्याल रखें कि कौन सा आप साबुन लगा रहे हैं। शैम्पू का ख्याल रखिए, टूथपेस्ट का ख्याल रखिए, कौन से आप मॉइस्चराइजिंग या बॉडी लोशन क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्रीम आदि, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कुछ भी उठा के नहीं लगाना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए, क्रीम आदि के लिए भी हमने पूरे विकल्प दिए हुए हैं, चाहे वो एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग है, दूसरे मॉइस्चराइजर्स हैं, बॉडी लोशंस हैं, फिर ब्यूटी क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, स्वर्ण कांति है, एंटी एजिंग है, और जो है जिनको बहुत ज़्यादा शरीर में स्किन आदि फटती रहती है उसके लिए बोरोसेफ है, और जिनके हाथों में पैरों में बहुत ऐसे दरारें सी पड़ जाती है इसके लिए तो हमने बहुत ज़बरदस्त बना रखा क्रेकिल। और मैं सबसे अच्छा कहूँगा एलोवेरा जेल। पूरे शरीर में कहीं पर भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि मैंने देखा कई बार, अभी जैसे 2 दिन पहले गंगा जी में स्नान कर रहा था मैं, यहाँ से ये पूरा
कट गया था, तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया, दिन में 2-3 बार लगा लिया, एक ही दिन में ठीक हो गया। और भी मैंने देखा 2-3 बार, कहीं मेरे हाथ में चोट लगी, कहीं पैर में चोट लगी, एलोवेरा जेल ही लगा लिया। तो किसी भी प्रकार के, कहीं शरीर में कट फट जाता है, किसी भी प्रकार से शरीर में रैसेज है, खुजली होती है, जैसे गर्मी के अंदर जो है खास करके पसीना बहुत आता है, और हम लोग जैसे लंगोट बांधते हैं या आप लोग जांघिया पहनते हो, उसमें भी यहाँ दोनों जंघों के बीच में खुजली होती है, और वहाँ किसी किसी को तो पक जाता है, खून सा निकलने लगता है, एलोवेरा जेल लगा लीजिए। कहीं पर भी, जैसे कहीं किसी को रैसेज हो जाते हैं शरीर में, कहीं पर भी, पेट में, पीठ में, मैंने तो सैकड़ों बार ये खुद पर भी प्रयोग किया। और पिंपल्स, जैसे मेरी पित्त प्रकृति होने से जैसे पिंपल्स बहुत होते थे, तो अब तो सप्ताह में 1-2 बार ऐसे ही मैं एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ, तो पिंपल्स निकलने ही बंद हो गए। ऐसे ही लगा लेता हूँ। तो आप लगाते रहेंगे तो ऐसे ही नहीं होंगे। खास करके ये जो 12-15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में आप बच्चों को रोज एलोवेरा जेल लगाइए, तो उनको ही पिंपल्स निकलेंगे ही नहीं तो पिंपल्स से पूरा चेहरा खराब हो जाता है। खैर, तो मैं कह रहा था, अपनी स्वस्थ दिनचर्या में स्नान कितनी देर करना चाहिए? बहुत जल्दी में है तो 1-2 मिनट का स्नान कर लीजिए। बाकी स्नान करने से भूख अच्छी लगती है, स्नान करने से थकान पूरी दूर हो जाती है, स्नान करने से डिप्रेशन भी दूर होता है। स्नान जो है वो खाली पसीना आ जाता है या जो है शरीर में से बदबू आती है, उसको क्लीन करने के लिए नहीं है। स्नान अपने आप में एक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में तो अलग अलग प्रकार के स्नान करा करके ही काफी रोगों को दूर करते हैं। उसमें कटी स्नान करते हैं, अलग अलग प्रकार के फिर स्नान की प्रक्रियाएं हैं। तो स्नान जो है एवरेज, यदि आप 5 से 10 मिनट करते हैं, खास करके जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनको भूख कम लगती है और जिनको स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा सा स्नान में समय देना चाहिए। और जिनकी स्किन बहुत ख़राब रहती है, हम योगाग्राम में तो उनको पहले मिट्टी का लेप करवाते हैं। मिट्टी का एक पूरा बना रखा है, तालाब बना रखा है, और उसके बाद स्नान करने से तो चमड़ी का रंग बहुत अच्छा निखर करके आता है। ऐसे भी जिनको सोराइसिस या बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के एक्जिमा आदि की समस्या रहती है, स्किन बहुत ही ख़राब रहती है, हाथों की, पैरों की, पीठ की, पूरे शरीर की, किसी के पीठ पूरा भर जाती है ऐसे एक्जिमा या सोराइसिस आदि से। तो एलोवेरा, नीम, हल्दी, एलोवेरा ताज़ा ले लिया, ऐसे पत्ते को, उसमें तो गुद्दा नहीं, पूरा पत्ता ही क्रश कर दे मिक्सी में से। एलोवेरा, नीम और कच्ची हल्दी, उसमें थोड़ा नारियल का तेल डाल सकते हैं 1 चम्मच, और इसमें बहुत ज़बरदस्त होता है एक, उसमें मिट्टी को जो दीमक होती है वो ऐसे इकट्ठा कर करके ऊपर एक ऐसा वाल्मीकि जैसा बना देती हैं। उसको कहते हैं कि ऐसे ऋषि मुनि तब करते थे, वर्षों तक उनकी भी चारों तरफ ऐसी इकट्ठी हो जाती थी। तो ऐसी मिट्टी होती है तो वो सबसे अच्छी होती है स्किन के लिए। खैर, ये तो अलग बात हो गई। सामान्यतः मैं कह रहा था आपसे, स्नान में भी थोड़ा समय लगाना चाहिए, और जिनकी चमड़ी बहुत रुक्ष रहती है उनको स्नान के बाद थोड़ा सा, यदि बादाम रोगन, नारियल का तेल या गाय का घी लगा लेते हैं या एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपकी दिनचर्या होगी सुबह सुबह की, और फिर योगाभ्यास आदि करके, स्नान आदि करके फिर आप नाश्ता करते हैं। चलिए अब नाश्ते के ऊपर आते हैं। नाश्ता एक जैसा नहीं करना चाहिए रोज। नाश्ते में मैं 5-7 विकल्प बता रहा हूँ। जैसे एक दिन आपने अंकुरित लिया, अंकुरित ले लिया, और उसके साथ आपने
जो है दही ले लिया, अंकुरित के साथ दूध नहीं लेते हैं। खैर, अंकुरित ही ले लिया पर्याप्त है। किसी दिन आपने लौकी का जूस ही पी लिया पर्याप्त है। कुछ मैं तो जैसे सुबह सुबह लौकी का जूस और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने पिया ये गिलोय का काढ़ा, और उसके 5-7 मिनट 10 मिनट बाद जो है लौकी का जूस पी लिया बस। या कभी कभी जल्दी है तो लौकी का जूस पहले गिलोय का काढ़ा पिया और उसके 2-5 मिनट बाद ही लौकी का जूस पी लिया, बस हो गया नाश्ता। अब आप अलग अलग चीज़ों का नाश्ता करना चाहते हैं तो एक दिन आपने जो है अंकुरित लिया, एक दिन आप जौ का दलिया लीजिए। जौ का दलिया आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। बार्ली उसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं, यह संस्कृत में बोलते हैं। सबसे पवित्र अन्न माना जाता है, सबसे सात्विक और शरीर के लिए सेहतमंद माना जाता है जौ को। तो एक दिन जौ का दलिया लिया, किसी दिन गेहूं का दलिया ले लिया। वैसे सबसे अच्छा है मल्टीग्रेन दलिया, तो मल्टीग्रेन दलिया ले ले। जो है पतंजलि का पुष्टार दलिया आता है, उसमें गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, और इसका आप सेवन कर सकते हैं। फिर एक दिन आपने पोहा ले लिया, एक दिन कोई इडली खाता है तो एक दिन इडली खा लिया आपने। किसी को पराठे खाने का शौक है तो एक दिन पराठे भी खा लीजिए, लेकिन 7 के 7 दिन मत खाइए आप। फिर चेंज के लिए आपने किसी दिन केवल फ्रूट खा लिया। वैसे मैंने देखा कुछ लोग केवल नाश्ते में फ्रूट्स ही लेते हैं, अंकुरित ही लेते हैं, पका हुआ नहीं खाते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा चेंज करके लीजिए। किसी दिन नाश्ते में आपने खाली जो है दही ले लिया, दही किसी को अकेला अनुकूल नहीं पड़ता तो उसमें हनी डाल लिया, सबसे अच्छा होता है। हनी या मधुरम डाल करके ले लिया, पर्याप्त है। नाश्ता बहुत भारी नहीं करना चाहिए। तो नाश्ते में ऐसे अलग अलग चीज़ें, किसी दिन आपने जो है ओट्स ले लिए। ओट्स क्या है, जो का ही एक दूसरा जई होती है, उससे ओट्स बनाते हैं। तो ओट्स ले लिया, अलग अलग प्रकार के दलिए मैंने आपको बताए, पोहा बताया, इडली आदि, या जो है एक दिन आप पराठा भी ले सकते हो। ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पराठा एक ही खाइए ना। अब किसी को मेथी का पराठा, किसी को जो है आलू का पराठा, किसी को आलू प्याज का पराठा, किसी को अलग अलग तरह के पराठे पसंद हैं तो वो 2-3 पराठे खा लेते हैं। ये गड़बड़ होता है, ऐसा ना करें। खैर, कोई सुबह सुबह दूध पीते हैं। वैसे जो पहले भारत की परंपरा थी उसमें सुबह दही, दोपहर को छाछ और शाम को दूध लेते थे। ये स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि रात को दही छाछ विरुद्धाहार में आता है, दूध के साथ कोई भी नमक वाली चीजें ये विरुद्धाहार में आती हैं, और दूध के साथ खीरा, दूध के साथ टमाटर, कोई भी खट्टे फल, दूध के साथ खरबूजा तरबूजा, ये विरुद्धाहार में आता है। ये नहीं लेना चाहिए। विरुद्धाहार तो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और जैसे शाम को आपने 7 या 8 बजे खाना खाया तो 1 घंटे बाद फिर आप दूध ले सकते हैं। तो इस दूध खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। खीर और रायता एक साथ नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा 1 चम्मच खीर की खाते हैं, 1 चम्मच रायता की खाते हैं। अब हमें तो बचपन से ऐसा संस्कार मिले कि विरुद्ध आ रहा है, इसलिए हम या तो खाने में या तो खीर लेंगे या तो जो है रायता लेंगे। खीर रायता एक साथ नहीं खा सकते, ऐसे संस्कार बन गए, ऐसे अभ्यास हो गए। तो खैर, आपको मैं कह रहा था कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नाश्ता भी एक जैसा नहीं लेना चाहिए, दालें एक जैसी नहीं खानी चाहिए। कहीं अरहर की दाल खाने की आदत है लोगों के अलग अलग प्रांतों में, कहीं उड़द की दाल खाने की आदत है लोगों की, कहीं चने की दाल, ऐसे ही कहीं कहीं लोग केवल मूंग की दाल ही खाते हैं। ऐसा एक जैसी दालें नहीं खानी चाहिए। दालें भी मल्टीग्रेन जैसे अनाज खाते हैं ऐसे अलग अलग बदल बदल के दालें खानी चाहिए। मिक्स दाल हम खाते हैं, अच्छा है, और दालें छिलके वाली खानी चाहिए। कभी कभी धुली हुई दाल खा ली तो अलग बात है, रोज धुली हुई दाल नहीं खानी चाहिए। खैर, अब नाश्ते के बाद, नाश्ता या खाना कोई भी खाएं, नाश्ता खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। उसके आधा 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए पानी। और पानी की मात्रा भी मैंने बता दी है, खाने की मात्रा भी बता दी है कि 1 हिस्सा खाने से, 1 हिस्सा वायु से, 1 हिस्सा पानी से और 1 हिस्सा खाली रहना चाहिए पेट का। ऐसे 4 भाग बताते हैं ये आहार के बारे में। दोपहर का
खाने का सही समय 12 बजे से 1 बजे का। अब ये बात छोटी सी है लेकिन बड़ी गहरी है। कुछ महापुरुषों ने इस नियम को निभाया है। हमने बहुत बड़े लोगों से सुना और उनकी 100 सवा सौ साल की हमने जिंदगी भी देखी है। और आयुर्वेद का नियम है काल भोजनम आरोग्य कराना, समय पर खाना खाना। हमने ऐसे बहुत से महापुरुषों के बारे में पढ़ा है। हमारे पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, हमारे और भी पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, ऐसे बहुत से सन्यासियों को मैं जानता हूँ जो समय पर ही खाते थे। इसमें पूरी तरह से तो मैं स्वयं भी इसलिए नियमित नहीं हूँ कि समाज में ज़्यादा सेवा आदि के कार्य होने पर पूरी जिंदगी हमारी तो आंदोलनों में बीती है, इस वजह से काफ़ी कुछ व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सैकड़ों कार्य सिर पर होते हैं, पूरे देश में यात्राएं चलती रहती हैं, उस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होता है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप 12 बजे खाना खाते हैं तो 12 बजे खाइए। मैंने ऐसे कुछ गृहस्थों को भी देखा है कि समय पर ही सोना, समय पर जागना, समय पर खाना। मुझे बहुत लोगों का ऐसा स्मरण है जिन्होंने मुझे बताया कि जो घड़ी देख करके, हमारे लखनऊ में एक रेणु बहन है, उन्होंने कहा कि जी हमारे एक रिलेटिव हैं, वो घड़ी देख करके खाना खाते हैं, घड़ी देख करके ही वो ब्रश करते हैं, घड़ी देख करके ही स्नान करते हैं, घड़ी देख करके ही, मीन्स उनका सब फिक्स है, सोते हैं और जागते हैं, हर चीज का एक फिक्स टाइम है। ऐसा डिसिप्लिन लाइफ मैनेजमेंट जिसको मैं कह रहा था, दिनचर्या एक क्या है, जीवन प्रबंधन है। दिनचर्या बोलो माने लाइफस्टाइल बोलो या लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन बोलो, एक ही बात है। खैर, तो खाने का आपका समय सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है। उससे पूरा लाइफ का एक साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग फिर लाइफ चलती है। ये सर्दी और गर्मी में थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे सूर्य उदय और अस्त का भी समय चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो आपके खाने का समय, खाने की मात्रा और जो है ये सुनिश्चित होता है, तो फिर आपका टॉयलेट का भी समय, फिर सोने का भी समय, फिर जागने का भी समय, पूरा एक जैविक घड़ी उसको बोलते हैं। निसर्ग के, प्रकृति के जितने करीब रहोगे उतने ज्यादा स्वस्थ रहोगे। अब मैं दोपहर के खाने, शाम के खाने और खाने पीने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। देखिए, नमक कम से कम खाएं, 2 ग्राम से ज्यादा नमक ना हो। घी 1-2 चम्मच से ज्यादा घी ना हो। जो पहलवान उनके लिए नियम नहीं है, वो तो 100, 200, 250 ग्राम मक्खन आदि खाते हैं, उसके लिए नमक, मैदा और चीनी, इनको अच्छा नहीं माना जाता है सेहत के लिए, इसलिए जितना हो सके इनको अवॉइड कीजिए और ना खाएं तो अच्छा। कुछ लोगों ने तो नियम ले रखा, मैंने देखा है कि वो खाली शक्कर और गुड़ का ही प्रयोग करते हैं, या हनी का। हनी, गुड़, शक्कर या मधुरम, ये आपके चीनी के विकल्प है। नमक का विकल्प सेंधा नमक है, और मैदा तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आप जो है जितना मोटा अनाज होगा, मोटा अनाज और उसके साथ में फाइबर। आजकल तो अब ये फैशन में आ गया, पहले छान करके, और मैं देखता था कि वो जो है जो फाइबर था वो पशुओं को डाल देते थे, ये ठीक नहीं है। उसके साथ होना चाहिए हाई फाइबर, ब्रान या फाइबर जो है ये। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, बहुत सी बातें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत सी चीजें आज मुझे पूरी करनी, फिर आगे और बहुत कुछ बताएंगे। माने दाल जो है वो छिलके वाली होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तेल जो है सबसे अच्छे नेचुरल होते हैं, जैसे सरसों का तेल, कच्चे घाने का तेल, इस सरसों का तेल ही नेचुरल होता है। मूंगफली का तेल ही नेचुरल होता है, नेचुरल ऑयल की श्रेणी में आता है। जो कोकोनट ऑयल होता है नेचुरल ऑयल की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से जो है नेचुरल ऑयल बहुत से लोग भारत में भी खाते हैं, वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब इसके विकल्प में हमने कोहलू के बैल से
ये सब जगह उपलब्ध नहीं, कभी आप हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं हमारे मेगा स्टोर से। अब जो वर्जिन क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है उससे ज़्यादा अच्छा ये कोल्हू के बैल से निकाला हुआ धीरे 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 करके एक एक बूंद करके वो तेल निकलता है। और वो खैर वो तेल की क्वालिटी वो तो अमृत होता है, औषधि होता है। छोटी छोटी चीज़ों से कैसा आप घी खाते हैं, कैसा आप तेल खाते हैं, कैसा आप मीठा खाते हैं, कैसे आप जहाँ अनाज खाते हैं, कैसी शाक सब्जियां खाते हैं, इन्हीं से तो ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ज़रा कई सारी एक चीज़ें एक साथ कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वक्त दे पाऊंगे, ज़्यादा नहीं। तेल एक जैसे नहीं, कोशिश कीजिए आप नेचुरल ऑयल खाएं, फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल। जैसे सबसे अच्छा ऑयल फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल में राइस ब्रान ऑयल है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। ओरिजिनल से लेकर के जो बहुत ही ज़रूरी तत्व होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बोन्स के लिए और हमारी लंबी आयु के लिए, ओरिजिनल सबसे ज़्यादा होता है राइस के अंदर, राइस ब्रान के अंदर। तो राइस ब्रान ऑयल सबसे अच्छा है। उसके बाद जो है आप कभी कभी आप ये खा सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, कभी आप सनफ्लावर ले सकते हैं, फिर कपासिया का तेल आता है वो ले सकते हैं। हाँ, नेचुरल तेल में जो मैं बात कर रहा था, नेचुरल ऑयल में सरसों, मूंगफली और नारियल के साथ साथ तिल का तेल लोग मैंने देखा बहुत कम प्रयोग करते हैं, कुछ प्रांतों में तो फिर भी प्रयोग करते हैं। मूलतः तेल मतलब तिल का तेल ही होता है। आयुर्वेद में तेल का मतलब ही तिल का तेल होता है। खैर, तो आप सबसे अच्छा है नेचुरल ऑयल लें, फिर उसके बाद में सबसे अच्छा है आप राइस ब्रान ऑयल लें, फिर फिजिकली रिफाइंड आपको हम ये उपलब्ध कराते हैं सोयाबीन और सनफ्लावर, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तेल एक जैसे न खाएं, अनाज एक जैसे न खाएं, बदल बदल के लिए मल्टीग्रेन ने, उसके लिए नवरत्न आटा भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं, मिसी आटा भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तेल और अनाज, साग सब्जियां, ये सब प्रतिदिन एक जैसा नहीं खाना चाहिए। अब खाने में मैंने बार बार संकेत किया, फिर एक बार कह रहा हूँ, सलाद और फल ये खाने से पहले खाएं। अब ये छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें, चबा चबा करके खाना, सलाद और फल पहले खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, और खाने के तुरंत बाद भोजनांते विषमवारी, और दूध के साथ नमक नहीं खाना, और खाना ज़्यादा नहीं खाना, एक हिस्सा पानी से, एक हिस्सा जो है आपका अन्न से, एक हिस्सा वायु के लिए, ऐसे इस तरह से एक व्यवस्था रहती है, एक हिस्सा खाली। इस तरह से चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है। खाने के बाद वज्रासन में बैठना, ऐसे ये खाने के बाद ऐसे आसन होता है, ऐसे वज्रासन में बैठना। खाने के बाद शाम को थोड़ा टहल लेना चाहिए 10-15 मिनट, अच्छा रहता है, उससे डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में आपको सोना ही होता है। लेटते समय बाईं करवट लेटते हैं तो दायां स्वर चलता है, बहुत जन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अभी सोने का तरीका भी अंत में हम बताएंगे, थोड़ा सोने का तरीका अच्छा हमारा ठीक होना चाहिए। बैठने का तरीका मैंने कहा सीधे बैठना चाहिए। और जो है अब मैं थोड़ी सी बात को पूरा समेटते हुए, किस कार्य के लिए कितना समय लगाना चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए 6 घंटा सोने के लिए हो गया, 1 घंटा 2 घंटा अपने परिवार के साथ रहिए आप। कुछ लोग केवल परिवार के साथ ही बस हंसी मजाक और बैठ कर के बातें करना, उसी में ये भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है। माने कि 6-6, 8-8 घंटा बस फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटे बच्चों के लिए, बड़ी उम्र में जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको छोड़ करके 1-2 घंटा घर की, परिवार की जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, किसी भी तरह की बातें कीजिए। तो 1-2 घंटा फैमिली के लिए दीजिए, 1-2 घंटा अपने लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान आदि के लिए दीजिए। बाकी आप 14 से 16 घंटा आप अपना काम कर सकते हो। तो ये
एक लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको बोला, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोला। फिर जिन कार्यों को आपको देना है समय, तो उसमें भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास में ये 10, 20, 50, 100 काम है। अलग अलग दिन आपके पास में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से सब लोगों के पास में अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व है। सबके पास में एक जैसा उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए आपको अपने समय का विभाजन करना चाहिए। समय का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हर कार्य को समय पर करना चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन, अनुशासन तो बहुत जरूरी तत्व है। उसका पालन करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। खैर, तो अब दिनचर्या में मूल बात आपकी सम्मिलित हो गई है। अब ऐसे तो बहुत सारे तथ्य हैं, उनको फिर रखेंगे। अंत में मैं आहार के साथ, निद्रा के साथ, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, इन 2 तत्वों पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम। संयम का अर्थ है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ है शरीर की एक मर्यादा है, वस्त्रों की एक मर्यादा है, चरित्र की, विचार की एक मर्यादा है, सोचने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने पीने की एक मर्यादा है। मर्यादा पूर्वक जीवन जीना ये ब्रह्मचर्य है। मर्यादा पूर्वक यौन संबंध, मर्यादा पूर्वक अपने इंद्रियों के जो सात्विक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मर्यादा पूर्वक अपने पाणिपाद, पायु, उपस्थ 5 कर्मेंद्रिया, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, अपनी इंद्रियों को सात्विकता में बरतना। अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से, अपने मन से, विचार से, भाव से, संवेदनाओं से सात्विकता में बरतना, ये ब्रह्मचर्य है। तो हम मर्यादा में जिए, मर्यादा का अतिक्रमण न करें। हर एक कार्य की एक मर्यादा है, एक डिसिप्लिन है, और उसका अतिक्रमण ना करें कभी भी जीवन में। जहां तक व्यायाम का प्रश्न है, 20 मिनट से लेकर के और 1 घंटे तक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, कम से कम 1 घंटा इसमें जरूर लगाइए। 1 घंटा इसमें लगाएंगे तो आपके 6 घंटे अच्छे बीतेंगे सोने के, और फिर आप 16 से 18 घंटा सब कार्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से आप निभा पाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा इनोवेटिव रहेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, डायनेमिक रहेंगे। सब प्रकार से आप अपने कार्यों का ठीक से निष्पादन कर पाएंगे। खैर, तो 1 घंटा योगाभ्यास के लिए ज़रूर दें। और छोटी छोटी बहुत सी बातें बच गई, उनको बाद में लेंगे। अब अंत में बैठने का मैंने तो तरीका बताया कि दिन में कभी वज्रासन में, कभी पद्मासन में, कभी सुखासन में, ऐसे सीधे ही बैठें, झुक करके ना बैठें। ऑफिस में भी बैठें तो सीधे बैठ करके काम करें अपना, और ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दें। कौन अपने बारे में निंदा स्तुति कर रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं 3 चीज़ों का हमेशा कहता हूँ कि ध्यान रखें। कभी भी प्रमाद में ना जिए, पुरुषार्थ में जिए, आत्मग्लानि में नहीं जिए, आत्मगौरव में जिए, उत्पादकता में जिए, अनुत्पादकता में नहीं जिए। अनुत्पादकता, आत्मग्लानि और प्रमाद, ये 3 हमारे बड़े शत्रु, इनसे बच करके रहे। हमेशा संबंधों के साथ में जिए, संबंध पूर्वक जीवन को जिए। माने संबंधों को सबसे ऊपर रखिए जीवन में, संपत्ति उससे नीचे रहनी चाहिए। संपत्ति ऊपर रहेगी, संबंध नीचे रह गए तो हमारी जिंदगी फिर सुखपूर्वक नहीं जी सकते हम। खैर, और संबंधों में भी आत्म संबंध और ब्रह्म संबंध में जिए तो ये तो बहुत ऊंची दृष्टि है। खैर, इस विषय में और पूरी चर्चा करेंगे कि चाहे हमारे संबंध कैसे हों, हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में और क्या हम परिवर्तन लाएं, जीवन के सबसे बड़े तत्व क्या हैं, ये दिनचर्या के अलावा उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अंत में हम सोने की बात करते हैं। सोने में अब जो है 2-3 तरीके हैं। एक सीधे सोने का तरीका है ये शवासन। आप ऐसे साक्षी भाव से अपने माथे को, चेहरे को, किसी किसी को बहुत स्ट्रेस में जीने का अभ्यास हो जाता है, स्वभाव हो जाता है, तो उनका माथा, उनकी आंखें, उनका चेहरा हमेशा चढ़ा रहता है, हमेशा
तनाव में रहता है, खिंचा रहता है, वो ठीक नहीं है। तो जिनका इस तरह से स्वभाव हो गया है, तो अपने आप को साक्ष्य भाव से देख करके रिलैक्स किया करें। माथे को, हाथों को, पेट, पीठ को, फेफड़ों को, हृदय को, कमर को, फिर पूरे पैरों को ऐसे साक्ष्य भाव से देखा, सांसों पर मन को केंद्रित किया और बस मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव में, इस स्वभाव में, अपने इस स्वरूप में, अपने इस भीतर की निजता, पूर्णता, दिव्यता में खो गए। ऐसे हमें तो ऐसे कुछ सेकंड लगते हैं सोने में और सो जाते हैं ऐसे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है सोने का, शवासन। फिर दूसरा तरीका होता है ऐसे करवट से सोना, ऐसे सोते हैं, तकिया लग जाता है, ऐसे हाथ फ्री रहता है, ऐसे सो जाते हैं। इसमें कमर सीधी रहती है, ये सोने का सही तरीका है। 2, तीसरा, किसी किसी को उल्टा सोने की आदत होती है, तो उल्टे सोने में ऐसे सोया करें, इस तरह से ऐसे सो सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पैर हल्का सा मुड़ा, ज्यादा नहीं, पर ऐसे सो सकते हैं। ये तो सोने के सही तरीके हैं। बाकी जो सोने के गलत तरीके, इसमें सबसे ज्यादा ऐसे पैर बहुत ज्यादा मोड़ करके सोना, एक पैर ऊपर से ऐसे नीचे ला करके सोना, इस तरह से सोना, इससे पूरा कमर का बैलेंस बिगड़ जाता है। खैर, बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सोने के 2 तरीके ठीक होने चाहिए। तो आज थोड़ी सी बातें बताइए, और भी बहुत सी बातें शेष हैं। आप इस तरह से अपने घरों में, परिवारों में अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, इस तरह से घर परिवार में आदतें बनाइए। घर के लोग कैसे जीते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी माँ बहन बेटियों की है। तो माताएं अपने घर की दिनचर्या ऐसी तय करें, घर में क्या आएगा, घर वाले क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी माताओं की है। घर में कौन से मसाले आएंगे, घर में कौन से चावल आएंगे, घर में कौन सा आटा आएगा, कौन सा घी तेल आएगा, कौन से बिस्किट आएंगे, घर के अंदर जो है किस तरह की पूजा सामग्री आएगी, किस तरह की जो है खाद्य सामग्री आएगी, कैसे घर के लोग जीते हैं और किस तरह से घर की दिनचर्या रहेगी, कब घर के लोग सोते हैं, कब जागते हैं, इसके ऊपर माताओं बहनों को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मैंने बातें बताई हैं उसमें से आपने बहुत सी चीज़ों को गंभीरता से नोट किया होगा और उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन, आपका घर परिवार बहुत सुखी रहेगा, बहुत स्वस्थ रहेगा, आप दीर्घजीवी होंगे। और जब ऐसा आपके घर में लोगों की दिनचर्या रहेगी, आपके परिवार के लोगों की दिनचर्या रहेगी, तो एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का सपना हमारा पूरा होगा। तभी हम एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक संस्कारवान, महान, परम वैभवशाली भारत का निर्माण कर सकें। पतंजलि परिधान के वस्त्र एवं एक्सेसरीज आप देश